ए वेरी गुड डे टू ऑल। और आज हम पढ़ेंगे फिलिप लार्किन की एक पोयम चर्च गोइंग। ये पोयम एक एलेजी है जो चर्च और रिलीजन के डिक्लाइन को जिक्र करती है। तो हम इसको पढ़ेंगे। पहले तो देख लेते हैं ये कब पब्लिश हुई थी। ये 1954 में लिखी गई थी और 1955 में लार्किन के ही कलेक्शन में द लेस डिसीव्ड में ये पब्लिश हुई थी, जो कि फर्स्ट कलेक्शन है ऑफ हिज मैच्योर पीरियड ऑफ राइटिंग। सो टाइटल क्या है? चर्च गोइंग मीन्स बोथ द प्रैक्टिकल practice of attending the church and the church going away means church declining position, disappearing of religion as in he's trying to say। स्पीकर कौन? एक सेकुलर नॉन रिलीजियस साइकिलिस्ट है जो कि एक साइकिलिंग करता है और रास्ते में रुकता है और एक खंडहर जैसा चर्च को देखता है। और लार्किन खुद साइकिलिस्ट थे, मतलब साइकिलिस्ट नहीं थे, वो साइकिलिंग करने का उनको शौक था। हर संडे को उनकी साइकिलिंग करने की हैबिट थी। लार्किन इज एसोसिएटेड विद द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश पोएट्स द मूवमेंट who wrote in plain conversational English and resisted the modernist experiment। ये plain conversational English में लिखे सिंपल भाषा में। He described the poem as popular because it is about religion and it has a serious air that conceals the fact its tone argument are entirely secular। So about the author, he was born in England 1922, died in 1985। He was a poet, novelist, jazz critic, and widely regarded as the finest इंग्लिश पोएट पोस्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। रिलीजन क्या है? लाइफ लॉन्ग एथिस्ट थे, रिलीजियस स्केप्टिक थे। रोड सेवरल पोएम्स चैलेंजिंग द ऑर्गेनाइज्ड फेथ इंक्लूडिंग फेथ हीलिंग। ये फेथ हीलिंग इनकी पोएम है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, जैसे कि कोई कोई भी क्रिश्चियन पादरी है, दे सीम टू लाइक what they do, they will touch any patient and they will like freeze there। सो और या बहुत अजीब तरीके से हरकतें करने लगते हैं। तो ये सब फेथ हीलिंग का बात है। तो इन सब चीज़ की बात हो रही है। स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ एज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन ए हल deliberately obscure, private and removed from the London literary establishment। स्टाइल क्या है? प्लेन है, कन्वर्जेशनल लैंग्वेज है, फॉर्मल वर्स स्ट्रक्चर है, डार्क ह्यूमर है, ऑनेस्ट कन्फ्रंटेशन विथ मोर्टैलिटी, लॉनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट है। ये सब इनके लाइफ में इनकी पोएट्रीज में झलकती हैं ये सब थीम्स। पहला कलेक्शन क्या है? The Less Deceived 1955, The Whitsun Wedding 1964, important है, High Windows 1974, only 3 mature collection, but of lasting influence। Larkin described himself someone who knew very little about churches, yet wrote one of the most celebrated poems about them in the English literature। Historical context की बात जानेंगे कि why the religion is on decline, and religion is on decline because of the World War Second हुआ। इंग्लैंड में एक दौर चला एब्सर्डिज्म लिटरेचर का, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इतनी मौतें हो गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, लोगों को एक रिलीजन और इस पे विश्वास होने नहीं लगा। उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी थी, कभी कुछ हो सकता है, कभी कोई मर सकता है। तो ऐसे विचारधारा थी। इस वजह से सोशल चेंज, द वेलफेयर स्टेट, राइजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोइंग इंडिविजुअल्स वर reshaping British life। The church rose as the center of the country was fading away। पहले क्या था ना, चर्च वॉज बाइंडिंग द इंडिविजुअल्स, एक कम्युनिटी की तरह। बट धीरे धीरे जैसे समाज आगे बढ़ा, मेरे को लगता है कि सबसे जो ज़्यादा रिजिड रिलीजन था वो धीरे धीरे इतना सेकुलर नहीं बोलूँगा, इतना खुल गया। जैसे क्रिश्चियनिटी बहुत रिजिड रिलीजन था, और वो इतना खुल गया कि एक तरीके से दिखता ही नहीं कि वो रिलीजन भी है। कोल्ड वॉर एंग्जाइटी, Obadiah, another Larkin poem, shows his awareness of mortality and meaningless anxiety shaped by nuclear age। So हमेशा मरने का डर, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। absurd literature, literary climate, the moment poets reach against the high modernism like Eliot पॉन्ड, जो अपने पोएट्री में एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते थे। बट द मोमेंट पोएट्स जो थे वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिंपल एवरीडे लैंग्वेज लाइक रोमांटिक्स जो रस्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, हाँ, उन्होंने अपने पोएट्री में यूज़ किया। बट रोमांटिक्स टॉक अबाउट द नेचर एंड द इंडिविजुअल्स,
और यहाँ पे एवरीडे लाइफ के बारे में और बिग आइडियाज को एक मामूली तरीके से दिखाते थे. Set in an ordinary suburban rural countryside that Larkin knew for his cycling, neither a grand cathedral nor a ruin, but the kind of working parish church quietly emptying across England. So, major theme क्या है? The role of religion in the society. The speaker assumes religion is dying. His question is not whether the church will fade, but what will remain when they do. ही इमेजिन्स थ्री फ्यूचर लाइक पहले क्या होगा चर्च टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा सुपरस्टिशियस रूइंस होगा और फॉरगेटेबल रबल होगा और कंक्लूजन क्या करता है इट सेरेमोनाइजेस अप्रोच टू लाइफ एंड डेथ विल एंड्योर बिकॉज ह्यूमन विल ऑलवेज सीक इट बट ह्यूमंस हमेशा जाना नहीं छोड़ेंगे दे विल सीक इट नेवर कैन बी ऑब्स्टिकल द डिजायर टू बी सीरियस अबाउट एग्जिस्टेंस आउटलास्ट एनी इंस्टीट्यूशन दैट सर्व दैट डिजायर. The poem never tips into belief but takes the human need for meaning very seriously. Ironically, the speaker only centers when the church is empty, yet he craves community. ये कितनी paradoxical बात है, ironical बात है. He signs the guest book, donates a coin, reads from the pulpit, small gestures of belonging. Then he does everything in that church. Like he signs the guest book by आया है मैं डोनेट्स डोनेशन दिया रीड्स फ्रॉम द पल्पिट जहाँ पादरी बैठ के अपने सरमन्स देता है वहाँ जाके वो कुछ करते भी हैं तो ही वैल्यूज चर्च बिकॉज दे वंस हेल्ड अनस्प्लिट they once had unsplit marriage birth death communal events now found only in separation so रिस्पेक्ट करता है चर्च की इसलिए रिस्पेक्ट करता है नॉट रिलीजियस पर्पसेस बट कम्युनिटी को बांध के रखता था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो के बाद से जो जो चीज़ फैली हुई है कि सबको एंग्जाइटी डर है पहले जो कम्युनिटी फीलिंग होती थी वो चर्च उसमें बहुत योगदान प्रदान करता था द पोएम एंड्स एट द ग्रेव यार्ड द वन प्लेस दैट स्टिल यूनाइट्स ऑल ह्यूमन कितनी डार्क इमेज है कितनी वो है कि चर्च भले से नहीं यूनाइट कर पा रहा लेकिन मरने के बाद तो सबको इसी धरती में जाना है The tension between solitude and community is never resolved. The poem holds it deliberately open. ठीक है, the speaker and the church, the speaker's behavior, uh, mm, removing the cycle clips, touching the font, clowning at the pulpit, donating a coin, uh, enacts his ambivalence. He is simultaneously irrelevant and respectful, scornful and drawn in. वो बहुत mixed feeling है, but वो चीज़ें करता है क्योंकि वो कम्युनिटी को फ़ील करना चाहता है। ए टाइनी पॉसिबल वर्थलेस कॉइन, लार्किन कॉल्ड इट ए कॉमिक compromise between giving nothing and giving real money. It symbolizes religious uncertain worth to a non-believer who still feels he ought to donate. The speaker describes sacred objects in deliberately blunt, dismissive terms. Once stripped of belief, holy objects become mere stuff like पैक्स पैक्स बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ है इसमें लास्ट मील सर्व करते हैं बिलीव करते हैं कि लास्ट मील सर्व करते हैं जो जीसस खाते हैं एक ब्रेड का टुकड़ा और वाइन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर उसको ऐसे बोल देना पैक्स तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी एंड रूफ लॉफ्ट्स रिवील दैट ही इज मोर इन्फॉर्म दैट ही प्रिटेंड्स एंड डिस्क्राइब एज अ टेंस मोस्टी and unimaginable at the start, yet it pleases me to stand here in the silence to admire the church. He admires the church at the end. The silence, then first float oppressive, becomes the very thing the speaker values. It symbolizes the space for contemplation that the church uniquely provides. That a church always provides. What it provides, it always provides a sense of feeling and the community. Line by line, देखेंगे. Once I am sure that there is nothing going on, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट अब यहाँ पे स्पीकर ये बोलता है कि चर्च के अंदर कोई प्रेयर या सेरेमनी तो नहीं चल रही है कोई प्रेयर या सेरेमनी तो नहीं चल रही है जब उसे लगता है कि सब खाली है तो वो अंदर जाता है और डोर जोर से बंद हो जाता है जब वो जाता है तो यहाँ पोएट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और बहुत कैजुअल एटीट्यूड दिखाता है रिलीजन के प्रति ठीक तो अनदर चर्च मेटिंग सीट्स एंड स्टोन पॉइंट दिखता है कि यहाँ भी एक टिपिकल चर्च ही है फ्लोर पर मैटिंग है बेंचेस हैं और स्टोन स्ट्रक्चर है अनदर चर्च मैचिंग सीट्स एंड स्टोन्स यही देखता है एंड लिटिल बुक्स स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स लिटिल बुक्स स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स कट फॉर संडे ब्राउनिस नाउ वहाँ प्रेयर बुक्स रखी गई हैं स्पीकर दिखता है और संडे सर्विस के लिए जो फ्लावर्स लाए गए हैं
लाए गए थे, अब वो मुरझाने लगे हैं, ठीक है? इससे टाइम का जो बीतना और रिलीजियस रूटीन का आइडिया जो मिलता है, वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है? और फिर देखिए, फिर कहता है, "Up at the holy end, the small neat organ maintains musty, unignorable silence, unignorable silence. ये brewed God knows how long, hatless I take off my cycle clip in awkward reverence." अब चर्च में एक अजीब सीरियस और पुरानी स्मेल वाली साइलेंस है, जो इग्नोर नहीं की जा सकती और ये पोएट महसूस कर सकता है। ये क्या कहता है कि ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग, का मतलब ये है कि ये साइलेंस बहुत सालों से बनी हुई है, पता नहीं हाउ लॉन्ग, पता नहीं कितने सालों से ये बनी हुई है। हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप इन ऑकवर्ड रेवरेंस। फिर पोएट पोएट रेस्पेक्ट दिखाता है, रेस्पेक्ट, भले से यहाँ पे कोई आया नहीं गया, साइलेंस है, खंडहर है, तभी भी तभी भी वो अपनी टोपी उतारता है। आई टेक, वो टोपी उतारता है, अपने साइकिल क्लिप्स उतारता है, लेकिन वो नेचुरली रिलीजियस नहीं है, इसीलिए ऑकवर्ड फील करता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है, वो समहाउ रिस्पेक्ट कर रहा है चर्च की। अब कोई भी रीजन हो, ठीक है? ऑकवर्ड रिवरेंस है। ऑकवर्ड रिवरेंस क्या है कि इज द पोएम्स की फ्रेज, कैसे रिव्यूइंग साइकिल क्लिप्स इंस्टेड ऑफ साइकिल क्लिप्स, the speaker has no proper way to respect, so yet he feels compelled to. The comedy and the sincerity exist, yet he is feeling compelled to do so. Move forward, run my hand around the font. Hmm. ये क्या है, क्या क्या होता है कि वो आगे जाकर बैप्टिज्म फंड को टच करता है, ठीक है? जहाँ पे बैप्टिज्म होता है, उसको टच करता है, ठीक है? देखिए, ये जो फ़ॉन्ट होता है वो एक टाइप का बॉल होता है जहाँ पे होली वाटर होता है और वहाँ पे बच्चे को डुबा के बैप्टिज़्म करते हैं, बैप्टिज़्म, ठीक है? उसको टच करता है। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन्स क्लीन्ड और रिस्टोर्ड, समवन वुड नो आई डोंट। अब क्या होता है कि पोएट जाता है, चर्च की रूफ को देखता है और सोचता है कि शायद ये मतलब शायद रिपेयर हुई होगी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि ये रिलीजियस इग्नोरेंस को शो करता है, उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्लीन्ड और स्टोर्ड, समवन वुड नो आई डोंट। देखिए, यहाँ पे एक रिलीजियस इग्नोरेंस दिख रही है कि अब वो जाता है, रूफ को देख रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई ये साफ हुई है कि रिस्टोर्ड हुई है। मतलब वो अपने एथिस्ट आइडियाज को यहाँ पे दिखाता है। Mounting the lectern, I pursue a few hectoring large-scale verses. पोएट लेक्टर्न पे जाकर बाइबल वर्सेस को पढ़ता है, थोड़ा जाता है, बाइबल वर्सेस को पढ़ता है। हेक्टरिंग का मतलब ये होता है कि कमांडिंग ए लेक्चर, मतलब लेक्चर देने जैसा कोई टोन। हेक्टरिंग द लार्ज स्केल वर्सेस एंड प्रोनाउंस, जहाँ पे वो लेक्टर्न पे जाता है, उस मंच पे जाता है, और जैसे सरमन्स कैसे दिया जाता है, बहुत तेज आवाज में, वो एकदम कन्विंसिंग रूप में वो बोलता है। क्या बोलता है? एंड प्रोनाउंस हियर एंड मच मोर लाउडली देन आई मेंट। वो चर्च स्टाइल में बोलता है हियर एंड, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड हो जाती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ होता है वो ज़्यादा लाउड हो जाती है, ठीक? द इको sniggers briefly. Back at the door, I sign the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. So, अब क्या करता है वो, कंपेल्ड हो गया, वो चीज़ें वही कर रहा है जो चर्च में किया जा रहा था। वो
चर्च में उसकी आवाज़ का एक इको आता है, जैसे चर्च उस पर ही हँस रहा हो। द इकोस स्निगर ब्रीफली, ठीक है? बैक एट द डोर, निकलते वक़्त पोएट विज़िटर बुक पे जो साइन करता है, जो लोग आते हैं चर्च में, जो और फिर थोड़े से डोनेशन देता है, डोनेट एन आयरिश सिक्सपेंस, ठीक है? और डोनेशन देता है, लेकिन वो सोचता है कि चर्च देखने लायक कुछ खास जगह नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें कर रहा है। यहाँ पे कितनी आयरोनिकल बात है कि वो सब चीज़ें कर रहा है, एथिस्ट है, चर्च में मानता नहीं है, लेकिन वो सारी प्रैक्टिसेस कर रहा है जो चर्च में करनी जानी चाहिए। उस ओल्ड अब्सोल्यूट चर्च में वो सारी चीज़ें कर रहा है। सो जो नेक्स्ट लाइन है वो इमीडिएटली कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है, जो ये अभी तक पूरी चीज चर्च की चीजें कर रहा है और ये तुरंत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब लाइन्स स्टैंजा 3 पे आते हैं, देखते हैं क्या। येट स्टॉप आई डिड, इनफैक्ट आई ऑफन डू। फिर भी पोएट कहता है कि फिर भी अब यहाँ पे इसी लाइन को, इसी फीलिंग को समझाते हुए, कनेक्ट करते हुए क्या कहता है कि एट स्टॉप आई डिड, इनफैक्ट आई ऑफन डू। पोएट कहता है कि कुछ भी हो, मैं हर बार ये चर्च विजिट करता हूँ। ये दिखाता है कि चर्च में कुछ तो है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, कुछ तो है, सम अनसीन फोर्सेस इज देयर स्टिल इन द चर्च दैट इज अट्रैक्टिंग हिम अगेन एंड अगेन, एंड ऑलवेज एंड मच एट लॉस लाइक दिस, वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, वंडरिंग टू। और हर बार वो कंफ्यूज्ड होकर निकलता है, इन ए कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। वो समझ नहीं पाता है कि चर्च में वो एग्जैक्टली क्या ढूंढने आता है, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। यहाँ पे एक हिडन मीनिंग ये हो सकता है कि कहीं न कहीं कितना भी चीज़ हो, लोगों को एक उम्मीद रहती है, एक प्रोस्पेक्ट रहता है कि सब चीज़ सही होगा। कुछ कुछ ऐसी अनसीन फोर्सेस हैं जो उसकी मदद करेंगी और सब चीज़ें सही होगी, ठीक है? अब when churches fall completely out of use, what we shall turn them into if we shall keep। अब बोलता है कि व्हाट, एक फ्यूचर सिनेरियो इमेजिन करता है, बोलता है कि ये जो ग्रैंड कैथेड्रल्स हैं, जब ये म्यूजियम बन जाएंगे, ये जो ये जो पोएट इमेजिन करता है कि ये जो ग्रैंड ग्रैंड कैथीड्रल्स हैं, ये जब कर जो लोगों को जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जब लोग रिलीजन फॉलो करना बंद कर देंगे और चर्चेस यूजलेस हो जाएंगे, तो उन चर्चेस का क्या यूज होगा? ये सवाल पूछता है। और फिर बोलता है क्या 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 यूज होगा, ये पूछता है। बोलता है इफ वी शैल कीप hmm, if we shall keep a few cathedrals chronically unso their parchment plate and pics in logged cases, and let the rest rent free to reign, and seep shall we avoid them as unlucky places। So ये बोलता है कि होगा ये कि शायद ये चीजें, शायद हम कुछ फेमस चर्चेस की चीज़ों को म्यूज़ियम की तरह या फेमस चर्चेस को म्यूज़ियम की तरह प्रिजर्व कर लेंगे। उनके रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स को वो बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखता है, उतने उसमें कोई सेंटिमेंट नहीं रहता है, जैसे कि पर्चमेंट डॉक्यूमेंट, ओल्ड रिलीजियस डॉक्यूमेंट, पैक्स होली कंटेनर जिसमें खाना कैरी किया गया था, जीसस क्राइस्ट का आखिरी फूड, ठीक है? बाकी चर्चेस अबंडन्ड हो जाएंगे, वही बोलता है, एंड बाकी और चर्चेस अबंडन्ड हो जाएंगे और बस एनिमल या रेन होगी, उसमें रैन बसेरे के लिए काम करेंगे, ठीक है? सॉरी, और एनिमल आएंगे उसमें, लोगों को पनाह देंगे। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, क्या लोग उन जगहों को हॉन्टेड या अनलकी मानकर अवॉइड करेंगे? ये ऑथर पूछता है।
लाइन 28 to 45 क्या है, थर्ड स्टैंजा क्या है, और डार्कर। अब लाइन 28 to 45 क्या है, देखते हैं। और आफ्टर डार्कर विल डब्ल्यूएस वुमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच ए पर्टिकुलर स्टोन। अब पूछता है कि पोएट इमेजिन करता है कि क्या फ्यूचर में, बताइए, क्या फ्यूचर में कोई सुपरस्टिशियस वुमेन यहाँ रात में चर्च में आएगी और अपने बच्चों को मैजिकल स्टोन टच कराएगी कुछ लक के लिए? अभी वो अनसर्टेन है, ये सब उसके मन में सवाल है, क्या क्या। ठीक है, विल श्योर नहीं है वो। पिक सिंपल्स फॉर ए कैंसर और ऑन समवन एडवाइज्ड नाइट सी वॉकिंग ए डेड वन। क्या क्या बोलती है कि पर बोलते हैं कि मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करेगी डिसीज क्योर करने के लिए। क्या मतलब, वो वुमेन आएगी मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करेगी डिसीज क्योर करने के लिए, या किसी स्पेशल नाइट हो, रात का समय हो, घोस्ट देखने की कोशिश करेगी? यही सब पूछता है। ठीक है, power of some sorts or other will go on in games in riddles randomly bestowed on squatting village like rain। ठीक है, on squatting village like rain। क्या कहते हैं, पोएट कह रहा है कि हमारे ह्यूमंस की हमेशा किसी न किसी स्पिरिचुअल पावर और बिलीफ पे जो विश्वास रहा है वो रहता रहेगा। पावर ऑफ सम सॉर्ट्स और अदर विल गो ऑन, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी से चलता आ रहा है। अब वो बिलीफ हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, कहाँ ट्रांसफर हो जाए, इन गेम्स, इन रिडल्स, ऐसे ही वो ट्रांसफर हो जाए, रैंडम फॉर्म में कंटिन्यू रहे। ठीक है, बट जो सुपरस्टिशियस बिलीव लाइक on squatting villages like rain, but superstitious village superstitious sorry but superstition like belief must die, and what remains when disbelief has gone। अब क्या बोलते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि सुपरस्टिशन और रिलीज, मतलब अज इन जनरल बिलीफ की नहीं बात कर रहा है। बिलीफ तो ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है कि गेम रिडल्स में हो जाएगा, रैंडलिम रिस्टोर ऑन द स्क्वेटिंग विलेज लाइक रेन। ठीक है, लेकिन जो सुपरस्टिशियल बिलीव है, सुपरस्टिशन और रिलीजन है, वो तो जरूर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद बचेगा क्या, एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन द डिसबिलीव हैज गॉन। फिर वो क्वेश्चन करता है कि जब बिलीव और डिसबिलीव दोनों चले जाएंगे तो बचेगा क्या, वही चीज करता है। ठीक, आई वंडर हु विल बी the very last to seek this place for what it was. Some ruined bibber, randy for antique, or Christmas addict counting on a whiff, or a gown and bands, an organ pipe and murph. Hmm. So पूछता है, पोएट सोचता है कि लास्ट में कौन है जो जो इस चर्च को एक्चुअल रिलीजन विजिट के लिए विजिट करेगा, कौन आएगा, कौन आएगा। तो वो कुछ लोगों का नाम लेता है, द एंटीक्यूरियन का नाम लेता है, टिप ऑफ हिस्ट्री बफ। क्या वो क्या बोलता है, क्या कोई हिस्टोरियन होगा जो ओल्ड चर्च आर्किटेक्चर को समझता होगा और वो यहाँ आएगा, या कोई ओल्ड रूइन क्रेजी लवर टाइप्स ऑफ इंसान होगा जो यहाँ पे आएगा, जिसको एंटिक्स पसंद हो, और बोलता है क्या, और क्या क्रिसमस एडिक्ट काउंटिंग ऑन ए विफ ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप एंड मर्फ। बोलता है या कोई क्रिसमस लवर होगा जो ओल्ड चर्चेस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करता होगा, वो यहाँ पे आएगा और वो एक नोस्टैल्जिक विफ को चेस करता हुआ आएगा। वो जो जो अगरबत्तियों की खुशबू है, विप्स ऑफ इंसेंस एंड ऑर्गन पाइप्स, इन इन सब चीज़ों को नॉस्टैल्जिक फील करते हुए, क्या वो कोई क्रिसमस लवर होगा, क्रिसमस एडिक्ट होगा जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर बोलते हैं और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव,
या वो पोएट बोलता है कि जैसे मैं ऑर्डिनरी कंफ्यूज्ड इंसान हूँ, जैसे मैं हूँ यहाँ पे आया हूँ, क्या वो ऐसा कोई इंसान यहाँ पे आएगा जो कि बोर्ड है, लाइक बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली सिल्ट डिस्पेंस्ड yet टेंडिंग द क्रॉस ऑफ द ग्राउंड। ऐसा पर्सन जो रिलीजन में स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता हो, फिर भी चर्च की जगह को देख के अट्रैक्ट हो जाता हो, क्या वो ऐसा इंसान फिर से दोबारा यहाँ आएगा थ्रो सबर्ब स्क्रब बिकॉज इट हेल्ड अनस्प्लिट सो लॉन्ग एंड इक्वली? क्योंकि चर्च ने सेंचुरीज तक ह्यूमन इमोशंस और रिचुअल्स को प्रिजर्व करता आया है। तो का मानना ये है कि व्हाट सिंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड थॉट ऑफ दिस। जैसे कि मैरिज बर्थ और डेथ जैसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में चर्च ने एक कम्युनिटी का काम किया है, इसने लोगों को जोड़े रखा है। अब मॉडर्न लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस फ्रेगमेंटेड हो गए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, स्पेशली कम्युनिटी की फीलिंग ही खत्म हो गई, जो यहाँ पे पोएट बात करता है, ओनली इन सेपरेशन बर्थ ऑफ दिस। ठीक। फिर कहता है फ्रॉम whom was built the spatial cell। चर्च किसी पर्पस के लिए बना है, ह्यूमन इमोशंस की नीड के लिए बना था। ठीक है, ये बोलता है। ठीक। ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज, इन whose blent air all our compulsion meet, are recognized and robbed as destinies, and what will not prove false, though all's undone and dissuaded, since will flower, someone will fall, for, someone will forever be serious, ये कहाँ यहाँ, someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious and gravitating with its to this ground। ठीक है। अब क्या कहते हैं, पोएट बोलता है कि चर्च इज अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ। ठीक है, नॉट सेक्रेड बट सोलम एंड मीनिंगफुल, इट्स वेरी मीनिंगफुल in its blend air, like in the blended atmosphere, क्या है, all human compulsions are recognized and robed as destinies। The church dignified human experience by treating it as a fate, not an accident। चर्च ने हमेशा ह्यूमन एक्सपीरियंस को एज ए फेट के रूप में देखा है, नॉट एन एक्सीडेंट। और वहाँ पे ऑल ह्यूमन कंपल्सन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज। यहीं पे ये बात करते हैं इस चीज़ की। फिर क्या कहते हैं, दिस नेवर कैन बी एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं, दिस कैन नेवर कैन बी एब्सोल्यूट, समवन विल ऑलवेज फील ए सडन हंगर टू बी मोर सीरियस एंड ग्रेविटेट हियर। द फाइनल लाइन क्या है, if only that so many did lie around, it's weary and blunt, the graveyard in the end may be the church most enduring and honest form of wisdom। अभी कह रहे हैं भले से चर्च खत्म हो जाए, सब चीजें खत्म हो जाए, अब उनको बस लगता है कि जैसे चर्च कम्युनिटी को बढ़ाता था, अब इंसान जब मर जाएगा तो ग्रेवयार्ड एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ लोग पृथ्वी में जाएंगे, पृथ्वी में जुड़ेंगे और एक साथ जुड़े रहेंगे। तो चर्च के बाद जो है ग्रेवयार्ड ही आएगा। लेकिन जो कम्युनिटी की जो 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 कम्युनल फीलिंग है वो कभी भी मिट नहीं सकती, एंड दैट विल not prove false though all's undone and dissuaded, since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious and gravitating with it to his ground। So the final line, if only that so many did lie around, it's very and blunt, the graveyard in the end may be the church most enduring and honest form of wisdom। तो यहाँ पे आपकी ये पोएम खत्म हो जाती है। पोएटिक डिवाइस देख लीजिए, 7 स्टेंजा है ऑफ ईच ऑफ 9 लाइन्स है। 9 लाइन स्टेंजा आर रेयरली इन इंग्लिश पोएट्री, फेरी क्यून में इसका यूज़ किया गया था एडमंड स्टैंडर्ड द्वारा। ठीक है, राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये देखिए ए बी ए बी सी ए डी सी डी राइम स्कीम है। ठीक है, slant rhymes हैं, many rhymes are imperfect, introducing flexibility and conversational roughness into an otherwise formal pattern। ठीक है, 7 stanza 7 days, some critics note that the 7th stanza mirrored the 7 days of the week or even the 7 deadly sins। okay, it is very important information, analysis सब कोई अपना देता देता रहता है। The poem's pivot, what remains when beliefs is gone, falls at the exact structural center। the poem beliefs turns into the question। iambic pentameter है, डार्डम मतलब 10 syllables है, 1 unstressed and stressed, unstressed followed by stressed,
ऐसे डा डम डा डम ऐसे करके डा डम डा डा डम डा डम ऐसे करके। ये सब मेरे को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप देख सकते हो। मैंने पोएम आपको एक्सप्लेन कर ली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए थैंक यू, मैं यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इट एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।